चलिए एक बार कल्पना की आंखों से एक दृश्य देखते हैं। मतलब समय है 1908 का। हाँ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एकदम अपने पीक पर था। बिल्कुल। एक शांत आलीशान कमरा है और दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान अपनी जेब से एक स्टॉपवॉच निकालता है। एंड्रू कार्नेगी है ना। एग्जैक्टली और उनके सामने एक बहुत ही साधारण सा युवा पत्रकार बैठा है, जिसकी जेब में शायद ही कुछ सिक्के होंगे। और वो अमीर इंसान उस पत्रकार से कहता है कि मैं चाहता हूं तुम अपनी जिंदगी के अगले 20 साल मुझे दो। हाँ, दुनिया के सबसे सफल लोगों पर रिसर्च करने के लिए, ताकि सफलता का एक ऐसा फॉर्मूला बन सके जिसे कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सके। लेकिन सबसे बड़ी शर्त ये थी कि इस काम के लिए कोई सैलरी नहीं मिलेगी, एक भी पैसा नहीं। सोचिए। और स्टॉपवॉच टिक टिक कर रही है। कार्नेगी ने मन में तय कर रखा था कि अगर इस लड़के ने 60 सेकंड से ज्यादा का टाइम लिया तो वो अपना ऑफर वापस ले लेंगे। लेकिन वो युवा पत्रकार नेपोलियन हिल, उसने महज 29 सेकंड के अंदर कहा, हाँ मुझे मंजूर है। अरे वाह, सिर्फ 29 सेकंड में इतना बड़ा फैसला। बिल्कुल। कार्नेगी का मानना था कि इतिहास रचने वाले लोग अपने फैसले बहुत तेजी से लेते हैं, और इसी एक फैसले ने थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताब को जन्म दिया। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है कि हम इस किताब की जो कोर फिलॉसफी है ना, उसकी तह तक जाएं। सही बात है, क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि सफलता किसी अच्छी किस्मत या बाहरी फॉर्मूले का नतीजा है। लेकिन हिल की 20 साल की रिसर्च का निचोड़ ये था कि अमीरी बाहर नहीं, इंसान की सोच के अंदर जन्म लेती है। जब कार्नेगी ने वो स्टॉपवॉच निकाली थी ना, तो वो सिर्फ टाइम नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे कि क्या उस युवा के अंदर वो आग है, जिसे किताब में बर्निंग डिजायर कहा गया है। मतलब एक ऐसी इच्छा जो इंसान को अंदर से जलाती रहे। एग्जैक्टली। और इस बर्निंग डिजायर को समझने के लिए एडविन सी बार्न्स की कहानी बहुत परफेक्ट है। मुझे ना बार्न्स की कहानी बहुत अट्रैक्ट करती है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास ना तो पैसा था ना ही कोई पहचान। हाँ, लेकिन उसके दिमाग में बस एक धुन सवार थी, उसे थॉमस एडिसन के साथ काम करना था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एडिसन के लिए नहीं बल्कि उनके साथ एक पार्टनर के रूप में। यह बहुत बड़ा फर्क है। और बार्न्स के पास तो ट्रेन का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो वो मालगाड़ी में छुपकर न्यूयॉर्क पहुंचता है। बिल्कुल। और जब वो एडिसन के ऑफिस में दाखिल हुआ तो वो एकदम किसी आवारा इंसान जैसा दिख रहा था। पर एडिसन ने उस मैले कुचैले इंसान की आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें उसे नौकरी देने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उसे पार्टनर नहीं बल्कि बहुत ही मामूली तनख्वाह पर झाड़ू लगाने के लिए रखा गया। महीनों बीत गए, बाहर से देखने वालों को लगता कि वो सिर्फ एक नौकर है, लेकिन बार्न्स के दिमाग में वो अभी भी पार्टनर ही था। सही कहा। और यही आम इच्छा और बर्निंग डिजायर के बीच का फर्क है। नहीं, मुझे ये बात खटकती है। मतलब हम सभी के अंदर इच्छाएं होती हैं, किसी को बड़ा घर चाहिए, पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो क्या सिर्फ किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना दिन में खुली आंखों से सपने देखने जैसा नहीं है? मतलब एक आम इच्छा में और इस बर्निंग डिजायर में असल फर्क क्या है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। असल फर्क ना विकल्पों का है, मतलब ऑप्शंस का है। ऑप्शंस? वो कैसे? जब इंसान सिर्फ कुछ चाहता है तो उसके पास एक बैकअप प्लान होता है कि अगर बिजनेस नहीं चला तो मैं वापस नौकरी कर लूंगा। अच्छा, मतलब एक सेफ्टी नेट होता है। एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन बर्निंग डिजायर तब पैदा होती है जब इंसान अपने पीछे के सारे पुल जला देता है। हाँ, बार्न्स ने वापसी का कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था। समझ रही हूँ। और इसे हकीकत में बदलने का एक मैकेनिज्म है। इंसान को तय करना होता है कि वो उस लक्ष्य के बदले क्या कीमत चुकाने को तैयार है। अपनी नींद, अपना आराम। हाँ, फिर उसे कागज पर लिखना होता है और दिन में 2 बार पूरी भावनाओं के साथ पढ़ना होता है। कागज पर लिखकर पढ़ने वाली बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अगर हम न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो ये असल में ध्यान को केंद्रित करने का तरीका है। बिल्कुल। जब हम बार बार लिखते और पढ़ते हैं तो हम अपने दिमाग के तारों को दोबारा जोड़ रहे होते हैं, और तब जन्म लेता है फेथ, यानी अटूट विश्वास। और फेथ को समझने के लिए हेनरी फोर्ड का किस्सा बहुत शानदार है। मतलब फोर्ड ने तय किया कि उन्हें एक ऐसा मोटर इंजन बनाना है जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हों, जिसे हम आज V8 इंजन कहते हैं। हाँ, तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स को ये काम सौंपा। महीनों तक कैलकुलेशन हुए और फिर इंजीनियर्स ने कह दिया कि विज्ञान के हिसाब से तो 100% असंभव है। सही बात है। अब अगर दुनिया के सबसे होशियार इंजीनियर कह रहे हैं कि नामुमकिन है, तो किसी भी आम इंसान का विश्वास टूट जाना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है ना कि एक्सपर्ट्स की बात मान ली जाए। लेकिन फोर्ड ने लॉजिक को नहीं, अपने फेथ को चुना। उन्होंने कहा काम करते रहो,
मुझे रिजल्ट चाहिए, चाहे कितना भी टाइम लगे। अरे वाह। 1 साल बीत गया, कोई नतीजा नहीं। लेकिन फोर्ड का विश्वास एक चट्टान की तरह था, और अंत में उसी दबाव में इंजीनियर्स ने वो तरीका खोज निकाला। तो मतलब विश्वास कोई धार्मिक चीज नहीं है, ये एक कॉग्निटिव सर्टेनिटी है। एग्जैक्टली जब दिमाग को पता होता है कि पीछे हटने तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो समाधान खोज ही लेता है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल समस्या आती है। हाँ। फोर्ड या कार्नेगी की बात और है, पर एक आम इंसान जो रोज ऑफिस की पॉलिटिक्स या ईएमआई से जूझ रहा है, सही कह रही हैं। वो अपने अंदर ऐसा अटूट विश्वास कैसे पैदा करे? हमारे आसपास तो निराशा का माहौल ज्यादा रहता है। इसका जवाब ना हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग में छिपा है, जिसे ऑटो सजेशन कहा जाता है। ऑटो सजेशन? हाँ, इसे समझने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को समझना होगा। अगर हम आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम का उदाहरण लें, जब हम कोई गुस्से वाला या उदासी वाला वीडियो 2-3 बार देख लेते हैं, तो एल्गोरिदम हमें वैसे ही वीडियो और दिखाने लगता है। बिल्कुल। एल्गोरिदम ये नहीं सोचता कि हमारे लिए अच्छा है या बुरा, वो बस हमारा फोकस देखता है। ये एकदम सटीक तुलना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी एल्गोरिदम की तरह काम करता है। हमारे दिमाग में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, जिसे आरएएस कहते हैं, जो फिल्टर की तरह काम करता है। एग्जैक्टली जब हम ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी खुद को अपने लक्ष्य के बारे में याद दिलाते हैं, तो हम असल में इस एल्गोरिदम को हैक कर रहे होते हैं। मतलब अगर हम हर वक्त डर या कर्ज के बारे में बात करेंगे, तो हमारा दिमाग ऐसे ही लोग और मौके ढूंढ कर लाएगा जो डर को और बढ़ा दें। बिल्कुल सही। और सबकॉन्शियस माइंड ना शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझता है। अगर कोई रट रहा है कि मैं अमीर बनूंगा, लेकिन अंदर से डर लग रहा है कि अगले महीने का किराया कैसे जाएगा, तो दिमाग उस डर को पकड़ लेगा। इसलिए लक्ष्य को सिर्फ दोहराना नहीं, उसे महसूस करना जरूरी है। अब जब दिमाग का एल्गोरिदम सेट हो गया, तो क्या सिर्फ सोचने से काम हो जाएगा? यहीं पर बात आती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। हाँ, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि नॉलेज इज पावर। लेकिन ये तो एक भ्रम है ना, मतलब सिर्फ जनरल नॉलेज में कोई शक्ति नहीं होती। एग्जैक्टली हेनरी फोर्ड के एक मुकदमे का वाकया इसे बहुत अच्छे से साबित करता है। एक अखबार ने फोर्ड को अज्ञानी कह दिया था, तो फोर्ड ने उन पर मानहानि का केस कर दिया। हाँ, और कोर्ट रूम में वकीलों ने उन्हें अनपढ़ साबित करने के लिए अजीबोगरीब सवाल पूछना शुरू कर दिए कि फलाना युद्ध कब हुआ था, ताकि वो दिखा सके कि इतना बड़ा उद्योगपति असल में कितना बेवकूफ है। लेकिन फोर्ड ने तंग आकर जो जवाब दिया, उन्होंने कहा, मेरी डेस्क पर बटनों की एक कतार है, मैं सही बटन दबाकर किसी भी विशेषज्ञों को बुला सकता हूँ। अरे वाह। तो मैं अपने दिमाग को इन फालतू जानकारियों से क्यों भरूं? सही बात है। इंटरनेट के युग में ये और भी सच है। जानकारी तो हर जगह है, गूगल पर है। लेकिन उस जानकारी को जोड़कर कुछ नया कैसे बनाया जाए, असली बात वो है। और यहीं पर इमेजिनेशन यानी कल्पना की जरूरत होती है। इमेजिनेशन को लेकर लोगों को लगता है कि ये बच्चों के खेलने की चीज है। लेकिन इसके 2 रूप होते हैं। पहला सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां पुरानी चीजों को मिलाकर कुछ नया बनता है, जैसे फोन और कैमरे को मिलाकर स्मार्टफोन बना। और दूसरा और ज्यादा पावरफुल है, क्रिएटिव इमेजिनेशन। जब क्रिएटिव इमेजिनेशन की बात आती है, तो लोग इसे किसी जादुई शक्ति की तरह देखते हैं, जैसे ब्रह्मांड से कोई विचार सीधे दिमाग में आ गया। ये कोई जादू नहीं है। न्यूरोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट कह सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण देखिए। जब उन्होंने डिज्नीलैंड का आइडिया दिया, तो बैंक वालों ने उन्हें पागल कह दिया था। बिल्कुल, एक ऐसा पार्क जहां बड़े और बच्चे दोनों मजे कर सकें। ये विचार दुनिया में था ही नहीं, लेकिन डिज्नी के दिमाग में तस्वीर स्पष्ट थी। मतलब अमीरी पहले कल्पना में बनती है, बैंक अकाउंट में बाद में। लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए एक ठोस योजना चाहिए। ऑर्गेनाइज प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। हाँ, बहुत से लोग योजना बनाते हैं, लेकिन काम शुरू करने का फैसला नहीं ले पाते कि लोग क्या कहेंगे या फेल हो गए तो। डिले करना सफलता का सबसे बड़ा कारण है। सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और बदलते बहुत धीरे हैं। यहाँ ना मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। मतलब मान लीजिए किसी ने फैसला ले लिया, योजना बनाई, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो रही है। उसने दूसरा तरीका अपनाया, वो भी फेल हो गया। तो ऐसे में अगर वो उसी योजना पर अड़ा रहे, तो क्या वो एक अंधी जिद नहीं है? क्या लक्ष्य बदल नहीं लेना चाहिए? ये द्वंद्व हर इंसान के मन में आता है, लेकिन यहीं हमें योजना बदलने और लक्ष्य बदलने के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा। थॉमस एडिसन बल्ब बनाते वक्त 10,000 बार फेल हुए। हाँ। वो चाहते तो कह सकते थे कि बल्ब बनाना असंभव है। हाँ, कोई और प्रोजेक्ट पकड़ लेते। लेकिन उन्होंने लक्ष्य नहीं बदला, 10,000 अलग योजनाएं आजमाई। हर असफलता उनके लिए फेलियर नहीं, डेटा था।
इसे ही परसिस्टेंस कहते हैं। परसिस्टेंस। मुझे वो किसान की कहानी याद आ रही है जिसकी जमीन तूफान में बंजर हो गई थी। हाँ, सबने कह दिया था कि इसमें कुछ नहीं उग सकता। लेकिन वो रोज उस सूखी जमीन पर हल चलाता रहा। पहले साल कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल भी नहीं। लोग उस पे हंसते थे कि ये पागल अपना पसीना बहा रहा है। बिल्कुल, पर वो अपनी योजना सुधारता रहा क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट था। और अंत में कई सालों बाद उस जमीन ने इतनी बम्पर फसल दी कि सारा कर्ज उतर गया। सही बात है। हार तभी हार है जब इंसान उसे दिमाग में मान ले। लेकिन एक बात है, चाहे एडिसन हो या फोर्ड, किसी ने भी अपना साम्राज्य अकेले नहीं खड़ा किया। एग्जैक्टली। और एंड्रू कार्नेगी ने खुद माना था कि उनकी सफलता का 90% क्रेडिट उनकी मास्टरमाइंड अलायंस को जाता है। उनके पास 50 विशेषज्ञों की टीम थी। मास्टरमाइंड का सिद्धांत बहुत दिलचस्प है। जब दो दिमाग एक साथ काम करते हैं तो वो सिर्फ जानकारी शेयर नहीं करते। गणित में 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड में 1 और 1 11 हो जाते हैं। एक ऐसा सुपर ब्रेन बन जाता है जो अकेले इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और जब बर्निंग डिजायर, फेथ, विशेषज्ञ ज्ञान और मास्टरमाइंड टीम ये सब मिल जाते हैं, तब इंसान की सिक्स्थ सेंस जागृत होती है। सिक्स्थ सेंस सुनते ही लोगों को हॉलीवुड के सुपर हीरोज याद आते हैं। हाँ, जो भविष्य देख सकते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में इसे डीप इंट्यूशन या पैटर्न रिकग्निशन कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने सिविल वॉर के दौरान जो मुश्किल फैसले लिए वो इसी इनर गाइडेंस से लिए थे। मतलब दिमाग एक रेडियो रिसीवर की तरह काम करने लगता है। बिल्कुल। वो उन मौकों और विचारों को पकड़ने लगता है जो लक्ष्य से मेल खाते हैं। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, वो असल में तैयार दिमाग का एक्शन होता है। अगर हम आज के इस डीप डाइव की पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे अहम बात यही समझ आती है कि सफलता सिर्फ पसीना बहाने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सबसे पहले एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मानसिक अवस्था। हाँ, मतलब जब तक हमारी सोच नहीं बदलती, अंदर का डर विश्वास में नहीं बदलता, तब तक बाहरी शॉर्टकट काम नहीं कर सकते। सही बात है। और इस ज्ञान को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो इसी मोड़ पर मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। मतलब अगर हमारा दिमाग वाकई एक रेडियो की तरह लगातार विचारों को प्रसारित कर रहा है और उसी के अनुसार लोगों और अफसरों को खींच रहा है। हाँ, तो सोचिए आज इसी वक्त हम दुनिया को कौन सी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। क्या वो डर और शिकायत की फ्रीक्वेंसी है या फिर जीत और विश्वास की? बिल्कुल। अगर आज हम अपनी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी को बदल दें तो कल जो दुनिया हम बाहर देखेंगे वो कितनी अलग होगी।